अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एपिसोड नंबर 4 लेकर आई हूँ, रेड इश्क बाय कायनात इजाज़। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आहिस्तगी से इसके कान में गराई और उठ गई। हसान भी जल्दी से होश में आकर खड़ा हो गया और इसकी गोल्डन ब्लूइश आंखें डार्क और सर्द होने लगी। इससे पहले वो कुछ करता या कहता, इशाल की आवाज़ इस कमरे में गूंजी। मैं हार मानती हूँ। शारिब ने इन दोनों को देखते हुए नाम में सर हिलाया और फिर मुस्कुरा दिया। चलो जी, हमें हमारा पहला विनर मिल गया, जो कि हसान वजदान है। अब ये फ़ाइट छोड़ो और सब इन फाइटर्स की जानिब देखो जो कि क्लास के एंड में मौजूद हैं। इसके हुक्मिया लहजे में कहने पर सब इसकी तरफ देखने लगे, जबकि हसान दांत पीसता रह गया। ये तुम दोनों में आखिर क्या हो रहा है? जब वो दरीका और हीर के पास पहुंची तो दरीका ने पूछा, कुछ नहीं, बस मुझे इसे सबक सिखाना था, सो सिखा दिया। वो कंधे उचकाते हुए बोली, तुमने हार क्यों मानी? तुम जीत सकती थी। इशाल के करीब आने पर हीर ने उलझती नज़रों से इसे देखते हुए पूछा, मैं थक चुकी थी, मुझ में मज़ीद इतनी ताकत नहीं थी कि अगर अब की बार हसान वार करता तो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती, इसलिए अपने चेहरे का नक्शा बिगड़वाने से अच्छा था हार मान लूँ। बस वही किया। इशाल कहकर इसका हाथ पकड़कर इन रोबोट की जानिब बढ़ के जिसे देखने को शारिब ने बोला था, जबकि हीर को यकीन हो गया था यहाँ के लोग इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल हैं। तब क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं कह सकते। इन रिपोर्ट की जल्द बिल्कुल इंसानों जैसी थी, इसलिए इनके साथ प्रैक्टिस के दौरान इनकी जानिब से बढ़ने पंच से इन लोगों के ज़्यादा दर्द नहीं होता था। इसलिए हीर ने बहुत इंजॉय करते हुए इस पर प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी कुछ सीखा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग को सेल्फ़ डिफेंस सिखाऊंगा, तो जो अब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसे कहते हैं द आइज़ गोएज एंड इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट मूव्स। शारिब के बोलते ही हीर की धड़कनें कुछ पल के लिए स्टॉप हो गई। इसने खुद के खौफ पर काबू पाना चाहा, मगर वो शारिब के बास्केट से प्लास्टिक हेड्स निकालते ही मज़ीद बढ़ गया। मैं इनका सर अपने हाथों में पकड़ कर रखूँगा। तुम लोगों में से पहले कौन आकर इसकी आंखों को निकालेगा या बिल्कुल इसे तोड़ देगा? इनकी आंखों की स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानी आंखों जैसी है। शारिब के पूछने पर शारिब ने इसकी जानिब कदम बढ़ाया तो हीर शौक से अपने भाई को इसकी जानिब जाते देखने लगी, जिससे इसने अभी तक एक भी बात नहीं की थी। ओ माय गॉड, क्या ये सच में इंसान है? कोई भी नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। वो दिल ही दिल में खौफ से बड़बड़ाई, ये इंसान ज़रूर है मगर नॉर्मल नहीं, पागल है। इसके दिमाग ने हल्की सी सरगोशी की। जैसे ही शारिब ने इस प्लास्टिक हेड की आंखों में अपनी 2 उंगलियां घुसाई, वो कपकपाते हुए अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर गई। लेकिन तभी इसने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो इसने धीरे से आंखें खोलकर पीछे देखा, जहां हसान खड़ा होता। अपनी आंखें खोलो, ये देखो, ताकि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम आराम से कर सको, वो सुकून से बोलता। इसने इसके हाथ को अपने कंधे से झटका। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लोगों को उंगलियों से अंधा करना कोई आम बात है, वो तपे हुए लहजे में बोली, मगर वो इसे कमर से पकड़ के खुद के करीब कर गया। नहीं, मेरे लिए आम बात नहीं, जानती हो मेरे लिए क्या आम बात है? वो कहकर इसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा। जब मैं किसी की खोपड़ी को तोड़ता हुआ देखूं या अपने हाथों से तोड़ूं। वो डार्क लहजे में इसके कान में आहिस्तगी से बोला तो हीर का पूरा वजूद डर से लर्जा, क्योंकि वो इसे ऐसे बता रहा था जैसे मौसम का हाल सुना रहा हो। हाँ, तो तुम बेहिस और बेरहम हो जो ठहरे, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो इसकी आंखों में देखती हुई बोली। तभी इसने अपनी कमर पर इसकी गिरफ्त सख्त होती महसूस की। फिक्र मत करो, तुम्हें भी अपने जैसा बना कर ही छोड़ूंगा, वो आंख मार कर कहता। इसका रुख सामने की जानिब कर गया, जहाँ शाजिम इस प्लास्टिक हेड से आंखों को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो देखते ही जल्दी से अपनी आंखें वापस बंद करके अपनी आंखें खोलो, हसाब ने सर लहजे में हुक्म दिया तो वो एकदम उछली। लेकिन जैसे ही सामने चल रहे मंजर पर इसकी निगाह वापस से पड़ी तो इसने न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। हसाब ने इसकी कलाई को पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। अपने हाथ पर इतनी सख्त गिरफ्त महसूस करके इसने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल दी, जो सुर्ख होती गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इससे ऐसा क्या है कि जो लॉर्ड साहब को इतना गुस्सा आ गया है। शायद बात ना मानने पर वो खुद से सोचने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जिसके हर हुक्म की तामील करूँ।
वो इसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई घर आई, मगर वो इस पर अपनी गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त कर गया था। गुलाम या बीवी वटएवर, मेरा हुक्म मतलब कानून जिसकी पासदारी लाजिम है। वो इसकी कलाई को इसकी पुश्त की जानिब ले जाकर इसे खुद के मज़ीद करीब करके इसके कान में सरगोशी नुमा पुरतैश लहजे में बोला, जिस पर वो इसे घूर कर रहेगी। हाँ, तो तुम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो ना, जिसका हुक्म कानून बन गया है। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मुझे मज़ा आता है जब मैं कोई कानून या रूल तोड़ती हूँ, कसम से सुकून मिलता है। फिर वो कानून मेरा शोहर बना या प्रेसिडेंट वटएवर। वो इसकी तरफ देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। मैं बोला, जब कोई मेरा बनाया हुआ कानून तोड़ता है तो मैं इसे सज़ा देता हूँ, ज़रा बराबर नहीं हिचकिचाता। इसलिए मेरे हुक्म नाफरमानी करने से पहले 1000 बार सोचना। इसने गहरी आवाज़ में इसे वार्न करते हुए कहा, जिस पर हीर का दिल तेज़ी से धड़का। मेरा हाथ छोड़ो, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। वो खुद को संभाल कर दो टोक लहजे में बोली, एक शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम सामने मौजूद लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखोगी, वो इसके बाद अपनी बारी पर अच्छे से करोगी। वो उसकी कलाई को छोड़कर कमर से पकड़ते हुए बोला, तो हीर ने जल्दी से इसके सीने पर हाथ रखकर इन दोनों के दरमियान थोड़ा फासला पैदा किया, मगर इसके बावजूद वो इसे खुद के करीब कर गया था। विल यू डू एज आई सेड, बैम बोला। वो इसकी गर्दन की तरफ झुकता हुआ पूछने लगा, जबकि वो सांस रोके इसकी इतनी कुर्बत महसूस करने लगी। इसके ठंडे पड़ते हाथों के साथ इसे पीछे धकेलना चाहा, मगर वो वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। हसाम प्लीज़, वो इसकी अपनी गर्दन पर लम्स महसूस करती हुई टूटे फूटे लहजे में अल्फाज में बोली, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मेरा कोई सवाल इग्नोर करे। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला, तो वो बेतरतीब होती धड़कनों के साथ हाँ में सर हिला गई, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पल वो कुछ भी बोल पाए। वो बस चाहती थी हसाम जल्दी से इससे दूर हो जाए, बोल कर जवाब दो। वो सीधा होकर इसके चेहरे की जानिब देखता हुआ बोला, जो हल्की हल्की रेडिश शेड भी वाज़ेह हो रही थी, मुझे तुम्हारा सवाल ही याद नहीं, तुमने आखिर पूछा क्या था। वो जल्दी से इसके हसार से निकलकर दहकते गालों से बोली, जिस पर वो आबरू झुकाकर इसकी तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यूर मोमेंट लव बर्ड्स, लेकिन बाकी सब प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों ही रह गए हो, आ जाओ। शारिफ के कहने पर दोनों ने इसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से इन दोनों को ही देख रहा था। हीर की शिद्दत से ख्वाहिश हुई ये ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, क्योंकि वो किसी सूरत भी इस प्लास्टिक हेड के सामने जाकर खड़ी नहीं होना चाहती थी। जाओ, मुझसे पहले तुम अपनी बारी करके आओ, हसाम ने इसे बाजू से पकड़कर शारिफ की जानिब धकेलते हुए कहा, जिस पर वो इल्तिजाया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। शायद वो अपना जहन बदल कर खुद पहले पहले चला जाए, मगर वो मज़ाक़ा खेज़ मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर इसकी तरफ देखने लगा। फिर आगे बढ़कर इसके कान की तरफ झुका। ये मेरी बात ना मानने की छोटी सी सज़ा है, इसीलिए स्वीट हार्ट एंजॉय करो। वो सरगोशी नुमा कहकर अपने बाजू को सीने पर बांध कर खड़ा हो गया, जबकि वो आग बगोला होती इसे घूरने लगी। इसे क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकती, अभी बताती हूँ इसे मैं। वो गुस्से से सोचते हुए शारिफ की जानिब बढ़ गई, जो इन दोनों को कि ये फ़ाइट काफ़ी इंजॉय कर रहा था। वो आकर प्लास्टिक हेड के सामने खड़ी हुई तो शारिफ ने इसका हौसला बढ़ाया। टू सक्सेस इन दिस मूव यू नीड टू स्लाइड 2 ऑफ योर फिंगर अंडर द आई बॉल एंड ट्राई टू क्रैश द आई इनसाइड द स्कल। तोबा, कितने गंदे काम करवा रहे हैं। वो इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ाना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। शारिफ के गाइड करने पर हीर ने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही इसने आंखें को ज़ोर से रगड़ा तो आंखें टूट गईं, जिसमें कुछ फ्लोर निकलकर इसके हाथों पर भी बिखर गया, जिसकी वजह से इसका दिल ख़राब होने लगा। गुड जॉब हीर, तुमने मेरी क्लास में अपना फ़र्स्ट टेस्ट पास कर लिया। शारिफ ने इसका कंधा थपथपा कर कहा, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को भूलकर इनकी तरफ देखने लगी। फिर सर को हाँ में हिलाकर इशाल की जानिब बढ़ गई। तुमने बहुत अच्छे से किया मेरी जान, मुझे तुम पर फ़ख्र है। इशाल ने इसको सीने से लगाते हुए कहा। तभी हसाम अपनी बारी के लिए आया और अगले 2 सेकंड में वो आंखें को तोड़कर अपनी जगह पर वापस आकर टॉवल से अपने हाथ साफ करने लगा। इसी दौरान इसने खुद को किसी की नज़रों के हसार में महसूस किया। टॉवल रखकर इसने इस शख्स की जानिब देखा। वो और कोई नहीं बल्कि हीर थी, जो मुंह खोले इसे देख रही थी। इसे मुस्कुराते हुए इसे आंख मारी, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर रंग बिखर गए और वो जल्दी से अपनी नज़रें इससे हटा गई। रूम में वापस आकर हीर ने फ्रेश होकर अपने कपड़े लिए और कुछ देर आराम के लिए लेट गई। थोड़ी देर सोने के बाद जैसे इसकी आँख खुली तो उसने अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया, तो वो अपना फेस वॉश करके कैफेटेरिया की जानिब चली, जहाँ लोग गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। वो अपनी मखसूस जगह पर बैठ के शाल का इंतज़ार करने लगी, जैसे उसने शारिफ की क्लास के बाद का नहीं देखा था। इसी पल शाल भागती उसके करीब आए। जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। वो उसे खड़ा करने की कोशिश करती हुई बोली, किधर जाना है, क्या हुआ है। हीर ने कुर्सी से उठते हुए परेशानी से पूछा। जल्दी चलो हीर, सवाल मत पूछो, इनके जवाब
के लिए अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वो इसे खींचकर कैफेटेरिया से बाहर लेकर गई, लेकिन निशाल खामोश। वो इसे टोकते हुए बोली, उसका हाथ पकड़ कैफेटेरिया के पिछले हिस्से की जानिब लेके जहाँ सीढ़ियाँ मौजूद थी। हीना समझी से इसे देखने लगी। इनके ऊपर चढ़ो। अब क्या चाहती हो, बाहों में उठाकर लेकर जाऊँ? इशाल के कहने पर वो इसके पेट पर पंच मार के सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर चले गए। ऊपर का इतना दिलकश मंजर देखकर इसके दिल ने एक बीट मिस की। कैसा लगा ये सब? बोला। गहरी आवाज़ इसके समातों से टकराई तो इसने झटके से पलटकर पीछे की तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साम? वो शाल को ढूंढने की कोशिश करते हुए पूछने लगे, जो कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं यहाँ बस तुम्हारे साथ डिनर करने आया हूँ, इसने टेबल की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, जो कि खुले आसमान के नीचे बहुत दिलकशी से सजाया गया था और इसके आसपास लगाई लाइटिंग इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। हीर इसे देखते हुए दिल ही दिल में सब्र की दुआ करने लगी। जो सुकून से टेबल के जाने बढ़ गया था, वो कुछ पल वहीं खड़ी होकर इसे देखने लगी, जो अब खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था। फिर इसने अपने जहन में कुछ सोचा और टेबल की जाने बढ़ गई, क्योंकि अगर वो इसके साथ गेम्स खेलना चाहता तो वो भी इस गेम में हिस्सा लेकर इसे हराने के लिए तैयार थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसीलिए मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार की हैं। इसमें से कोई भी जो तुम्हें पसंद हो वो खा लेना। वो चाइनीज़ चावलों का चम्मच मुंह में डालते हुए बोला। तुमने कहा तुमने ये सब डिशेस तैयार की, इसका मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? वो हैरत से इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। हम वो कंधे उचकाता हुआ बोला तो ही शौक से इसकी तरफ देखने लगी। तुम इतने सदमे से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नहीं लगा था तुम उन लोगों में से हो जो खाना बनाना जानते हैं। वो लब चबाते हुए बोली। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या लगा मैं किस किस्म के इंसानों जैसा हूँ? इसने इसकी तरफ देखते हुए पूछा था। वेल, द किलिंग टाइप में भी, वो तंजिया लहजे में बोली, जिस पर हसाम का कहका हवा में गूंजा। तो वो समराइज होकर इसके गालों में उभरते और मधूम होते डिम्पल्स की जानिब देखने लगी। यार, डिम्पल्स मुझे बहुत पसंद है। मेरे एक कज़न है, अभी उसकी शादी हुई है जिसमें अभी मैं गई थी, उसके डिम्पल्स पड़ते हैं, मतलब भाई है मेरा, तो उसके डिम्पल्स पड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके डिम्पल्स। तुम ठीक कह रही हो, और मैं इसी किस्म में आता हूँ, लेकिन इसमें ज़रा कॉलिंग भी ऐड कर लो। वो शौक लहजे में से आंख मारता हुआ बोला, जिस पर वो आंखें घुमाकर रह गई और खाना खाने लगी। जैसे ही बिरयानी का पहला नवाला इसके मुंह में गया तो लजीज जायके की वजह से इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आई सी डैट यू लव्ड माई कुकिंग, वो पुरयकीन लहजे में बोला, जिस पर हीर ने चम्मच नीचे रखकर इसे पुरतैश निगाहों से घूरा। कुछ फहमियाँ ला इलाज हैं, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। तुम्हारी शक्ल बता रही है ये खुशफहमी नहीं, हकीकत है। वो इसे मज़े से खाना खाते हुए देखकर बोला। वट तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? वो तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि खाना सच में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मज़ेदार था। मगर इसने हसाम के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी हुई महसूस की, लेकिन जल्द ही वो अपने चेहरे को हर किस्म के जज्बात से खाली कर गया। अगर वो इसे गौर से ना देख रही होती तो इसे बिल्कुल पता ना चलता कि हसाम के चेहरे पर दर्द के तासुरात आकर गायब हुए हैं। सॉरी, मैं नहीं जानती थी, मैंने काफ़ी पर्सनल सवाल कर लिया, प्लीज़ भूल जाओ। मैंने कुछ ऐसा सवाल पूछा था, मेरी मम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था। वो संजीदगी से बोला। तुम्हारी मम्मा? ओ कहीं तुम इनमें से तो नहीं जिन्हें लगता है मेरी माँ ही नहीं है? भाई, तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी? पेरेंट्स के बगैर हम नन्हे मुन्ने कैसे इस दुनिया में आ सकते? ओ सॉरी, तुम तो मैथ की स्टूडेंट हो, तुम्हें किधर हो पता होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें चुप कर जाओ, ब्रेक लगाओ, इतना तो सबको पता होता है। वो अपने चेहरों को हाथों से छुपाकर लाल गुलाबी होते हुए बोले, जिस पर हसाम की हंसी की आवाज़ इसके कानों से टकराई तो हीर ने आहिस्तगी से अपने हाथ चेहरे से हटाए। तो फिर मेरी बात पर इतनी हैरान क्यों हुई जब मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना मेरी मम्मा ने सिखाया है? वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहने लगा। पता नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारी मम्मा होंगी। वो अपने लबों पर दांत रखते हुए मिनमिनाई। व्हाट? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मम्मा होगी। व्हाट? हीर इसकी आवाज़ में शौक साफ महसूस कर सकती थी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं जानती हूँ मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रही। मैं सिर्फ वो बमुश्किल इतना ही बोलकर गोद में मौजूद अपने मोबाइल को अपने हाथों को देखने लगी, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था वो इसे कैसे बताए या पूछे। तो तुम्हारा यहाँ का पहला दिन कैसा रहा? क्या तुमने इंजॉय किया? हीर ने दिल में लाख बार शुक्र किया जब हसाम ने टॉपिक ही बदल दिया। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है ये ट्रेनिंग, लेकिन मैंने इंजॉय भी किया। मुझे यकीन है आने वाले दिनों में मैं इससे भी बेहतर करूँगी। ट्रेनिंग वाला सारा दिन याद करते इसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका गई। क्या हुआ है? हसाम जो इसके करीब ही बैठा हुआ था, इसने थोड़ी सी पकड़ कर इसका चेहरा ऊपर की तरफ करते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं थक गई हूँ। क्या अब मैं जाऊँ? हीर
हीर, मैंने पहले भी वार्न किया था, मुझसे झूठ मत बोला करो। वैसे भी तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारा ये चेहरा सब सच बता देता है। अब सच सच बताओ, क्या मसला है? वो उसकी थोड़ी पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला तो हीर की आंखें नम होने लगी, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि वो इसे बताए या नहीं। इसने अपना चेहरा दूर करना चाहा, मगर हसाम ने इस पर अपनी पकड़ मज़ीद सख्त रखी। मेरी तरफ देखो, इसने डार्क लहजे में कहा तो वो भीगी आंखों से अपनी इसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। इसने जल्दी से इसके चेहरे पर अपनी गिरफ्त हल्की की। हीर, बताओ मुझे, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? वो नरमी से पूछने लगा। काका, क्या तुम्हें मुझ सबके सामने अपनी फियांसी मानकर पछतावा हो रहा है? इसने टूटे फूटे अल्फाज में पूछा, लेकिन क्योंकि आज इसने जिस तरह सारा दिन से इग्नोर किया था, इसे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ हीर, बदले में तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? वो इसका चेहरा छोड़ते हुए बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है हसाम। तुमने सबके सामने मुझे अपनी फियांसे माना और मुझसे भी प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर फिर अचानक से तुम मुझे इग्नोर करने लगे, जैसे मेरी इस दुनिया में मौजूदगी ही झूठ है। तुम यूं ही मेरे इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हसाम। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मुझे बता दो, लेकिन मेरे साथ ये सब मत करो हसाम। तुम प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। अगर आना है तो मुझे हर्ट मत किया करो। वो आहिस्ते से बोलने लगे, जबकि आंसू इसकी आंखों से निकलकर इसके गालों को चूमने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो हीर, वो इसकी आंखों से आंसू अपनी उंगलियों के पूरों से चुनते हुए बोला। मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता और तुम ये बात वक्त के साथ समझ जाओगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी हिफाजत हर खतरे से करूँगा, और मेरा यकीन करो हीर, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मुझे तुमसे थोड़ी स्पेस चाहिए थी, अपने दिमाग को थोड़ा काबू करने के लिए। कुछ चीज़ें थी इन्हें अपनी इनकी जगह दिखाने के लिए, और जिस तरीके से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। तुम्हारी हिफाजत करना मतलब तुम्हारे हिस्से की छुरी खाना, ये तकलीफ़ों से छुपा कर रखना नहीं है, बल्कि तुम्हें इनका सामना करने देना है, ताकि तुम आने वाले वक्त में किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करो, ना कि काहिरों की तरह छुपती फिरो। तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखना है हीर। अपना बेस्ट दो, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं, हमें सुबह कनपटी पिस्तौल या गर्दन पर चाकू महसूस करके हो सकती है। इसीलिए हमें हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना होता है। बाकी तुम मुझे अपने हर कदम पर अपने साथ समझो पाओगी, समझी तुम? समझ आया? इसके समझाने पर इसने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसे इतनी फिक्र होगी। एक और बात ही, मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम मेरी वजह से हर्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से बहुत बार हर्ट होगी, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो ऐसी ही है। तुम इस सब का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इस सब के बावजूद भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? वो इसके सामने हथेली फैलाते हुए पूछने लगा, तो वो सांस रोके इसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि इसके हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो इसके सामने सच का मुजाहरा करेगा। भाई, ये कौन सा रूप है अब हसाम का? मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं जानती हसाम, लेकिन तुम मेरे ब्रेंडो हो। भला मैं कैसे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी? वो इसका हाथ थामते हुए बोली, तो वो भी मुस्कुराकर कुर्सी से उठ गया और इसे भी खड़ा करके अपनी बाहों में छुपा लिया। साथ ही इसने अपने लब इसकी पेशानी पर रखे, जबकि दूसरी तरफ वो बेतरतीब होती सांसों के साथ हसाम की धड़कनों को महसूस करने लगी। इसे यह हसार दुनिया की सबसे महफूज और पुरसकून जगह लगा। तब इसके दिमाग में कुछ आया, तो इसने ज़ोर से हसाम के पाँव पर अपना पाँव मारकर इसे दूरी की। ओ गॉड, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्यों किया? वो इसकी तरफ देखता हुआ पुरतैश लहजे में बोला। वो झुलकती निगाहों से इसकी तरफ देखती हुई बोली, जिस पर हसाम के लब मुस्कुराए, तो वो इसे घूरकर नीचे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले वो सीढ़ियों की तरफ जाती हुई इसे कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच गया, जिसकी वजह से वो उसके सीने से आ टकराई। किसी को जलन हो रही है? वो उसकी आंखों में देखते हुए शौक लहजे में पूछने लगा। हाँ, हो रही है जलन। तो फिर वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, तो वह हैरत से इसे देखने लगा। ही, तुम क्या चीज़ हो आखिर? कभी कोई लड़की या लड़का नहीं मानता कि वो जेलस है, पर तुम? वो इसके चेहरे पर मौजूद बालों के लटों को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए कहने लगा। मैं ऐसी हूँ हसाम, मैं सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें इसके आसपास ना देखूँ। वो इसकी गोल्डन ब्लाउश आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, ओके, ऐसे गुस्सा मत करो, आइंदा मैं इससे बात नहीं करूँगा। खुश? वो इसकी नाक को अपने लबों से छूते हुए पूछने लगा, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ इसकी तरफ देखने लगी। बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आइंदा मैंने इसके करीब देखा तो तुम्हारी खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। वो इसकी दाढ़ी पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली। और तो तुम्हें लगता है मेरा चेहरा खूबसूरत है? मैं बोला, तुम अखीर हो हसाम। मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने की धमकी दे रही हूँ और तुम्हें सिर्फ लफ्ज़ खूबसूरत सुनाई दे रहा है। वो खुल खिलाकर हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इसका नक्शा ख़राब नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें ये ब्लडी हैंडसम लगता है। वो वो इसके वो
इसे इसके ब्राज़ील में कहे गए अल्फाज याद करवाता हुआ बोला, जिस पर वो ब्लश करने लगी। कुछ भी मतलब? वो सुर्ख होते गालों से बमुश्किल इतना ही बोली, क्या ये झूठा? तुमने ऐसा नहीं कहा था? यू आर अ ब्लडी हैंडसम। जवाब दो। ओके, बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो अपने खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरते हुए मिनमिनाई। तभी हसाम खिलखिलाकर हंसता हुआ इसके माथे पर अपने लब रख गया। या अल्लाह प्लीज़, मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए पर ये शख्स कभी मुझसे दूर ना जाए। मैंने इतना सब कुछ खोया है मगर अब इस इंसान को खोने की ताकत नहीं है। ये तो मेरा शोहर है ना, मतलब मेरा लिबास। इसे आपने मेरे लिए चुना है, प्लीज़ इसे हमेशा मेरा ही बनाए रखना। अगर ये बिछड़ा तो मैं सचमुच टूट जाऊंगी। वो इसे गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग करके नम आंखों से रब के सामने इल्तिजाया दिल ही दिल में बोली, अपने बालों को ब्रश करते हुए। इसका सारा ध्यान हसाम की तरफ चला गया। इसका चेहरा, इसकी मुस्कुराहट, इसका बोलना, इसके डिम्पल्स और पास ना होकर भी इसके ख्यालों में राज करने लगा था। हसाम, तुम्हारा ताल्लुक माफिया से, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से कुछ गलत महसूस नहीं होता। उल्टा तुम्हारे आसपास होने से महफूज होने का एहसास होता है। शायद मैं पागल हूँ जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वरना कोई नॉर्मल इंसान ऐसी लाइफ में आता तो वो यकीनन ज़हनी मरीज़ हो जाता। और अपने बालों की लट बनाते हुए खुद से बड़बड़ाई, समवन इज़ ऑन क्लाउड 9। इशाल की शरारत भरी आवाज़ से वो होश की दुनिया में आया और इसने मिरर से अपना चेहरा हटाकर इसकी तरफ देखा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आई एम नॉट ऑन क्लाउड 9 इशाल, मैं बस सोच रही थी कि यह कैंप दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हीर के कहने पर इशाल ने मोबाइल साइड पर रखकर हेडबोर्ड से पुश लगाकर इसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ तुम अपने और असाम की रिलेशनशिप का टॉपिक इग्नोर कर रही हो। हीर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो इसने इसके हाथ से चुप रहने का इशारा कर दिया। हीर, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। हसाम की फियांसे होना कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, लेकिन जब तुम एक बार इसे समझ आओगी सब ठीक होने लगेगा। मैं जानती हूँ तुम अभी इसके बारे में मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो, पर यकीन करो सब अच्छा होगा। इशाल के कहने पर हीर ने मशकूर नज़रों से इसकी तरफ देखा, क्योंकि वो सच में अभी किसी से भी हसाम के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। और रही कैंप की बात, तो ये हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ वो हमें तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका इरादा हमें सिर्फ बेहतर बनाने का है और कुछ नहीं। इशाल ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम्हारे अल्फाज यकीन दिलाने वाले हैं इशाल, लेकिन मैं अपने दिल से हारने का डर नहीं निकाल सकती। मैं सच्ची चाहती हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ और तुम सबके दरमियान में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनूँ। इससे पहले वो हीर का डर का जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई। हीर जो इसके पास ही खड़ी थी, इसने दरवाज़ा खोला जब एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके बाल ब्लॉन्ड और आंखें ब्लूइश थी। इस लड़के ने बगैर कुछ कहे मोबाइल हीर के हाथ में थमा दिया और खुद अंदर बढ़कर इशाल से बातें करने लगा, जबकि वो हैरानगी से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देखने लगी। हेलो, इसने लब चबाते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी दूसरी तरफ कौन है। लेकिन जैसे ही आयमा बेगम की आवाज़ इसके कानों से टकराई, इसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। दोनों तुम्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं? सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाई। एक्चुअली वहाज ने मुझे मना किया था, उन्होंने बोला तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें थोड़ी स्पेस दूँ, ये वो। लेकिन अब तुम बताओ तुम कैसी हो? एकदम से इनके इतने सवालों का बछाड़ आई। इनकी इतनी फ़िक्र पर हीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर भी मुझे सब अच्छा जा रहा है। मैं चैलेंज में अपना बेस्ट दे रही हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं और वहाज घूमने के लिए बाहर आए हुए हैं। हम इंजॉय कर रहे हैं। तुम बताओ, ज़ुहान और शाजिम से मिली हो? आयमा के पूछने पर हीर ने इस लड़के की जानिब देखा जो इशाल से जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ था। इसे वो आयमा से मिलता जुलता लगा, क्योंकि इसकी आंखों की रंगत और बालों का कलर बिल्कुल आयमा जैसा था। जी मैं मिली हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अपनी जगह से आयमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। सच में? उन्होंने मशकूक लहजे में पूछा। हाँ जी। गुड, दे हैड बेटर हेल्प यू एंड बी देयर फॉर यू। हीर अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो उसकी बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा कुरेदा नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाइयों से कहना। ओके, अब सो जाओ, मैं जल्दी वापस से फ़ोन करूँगी। ओके, गुड नाइट आंटी, योर कॉल एंड कंसर्न मीन्स अ लॉट टू मी।
हैव अ गुड नाइट विद वहाद सर। फ़ोन बंद करने के बाद हीर ने मोबाइल सामने खड़े लड़के की जानिब बढ़ा दिया। थैंक यू, वो सेल पकड़ाते हुए संजीदगी से बोला। तो हीर ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। भला वो को इसे शुक्रिया क्यों बोल रहा है? तुमने मामा से कहा कि तुम हमसे मिल चुके हो और हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इसलिए शुक्रिया बोला है। अगर तुम इन्हें सच बता देती तो कसम से वो मुझे और जोहान की जान से मार देती। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस याद रखना, आई ओ यू। हीर ने मजाक कहते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई विल रिमेंबर। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे किस मुसीबत से बचाया है। तुम मेरी मामा के गुस्से को नहीं जानती। गुस्से में तो वो सामने वाले की ज़िंदगी दर्दनाक बना देती हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वैसे मेरा नाम है शाजिम और मेरे ट्विन का जोहान। हम दोनों के चेहरे मिलते हैं लेकिन इसके बाल ब्लैक हैं, इसी वजह से तुम हम दोनों को आराम से पहचान सकते हो। क्या अब हम में सब नॉर्मल है? हीर ने हिचकिचाते हुए अपनी नज़रें झुकाकर पूछा। हम सब में नॉर्मल है, वेलकम टू द फैमिली सिस्टर। जिस पर इसने दिल से मुस्कुराते हुए शाजिम की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। ओके, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। गुड नाइट, वो खुशी से बोलकर दरवाज़ा बंद करके जब बस में इशाल ने इसे कहा था कि वो दोनों से इतनी जल्दी नहीं पहचानेंगे या जानबूझकर इग्नोर करेंगे, तो इसने हरगिज़ नहीं सोचा था कि शाजिम ऐसे ही इसे इतनी जल्दी अपना लेगा। आज का दिन हीर के लिए बहुत प्यारा था क्योंकि इसे फाइनली एक फैमिली होने का ख्वाब पूरा हो गया था जो बरसों पहले टूट गया था, लेकिन वो आने वाले वक्त से भी अनजान थी। मुझे आज बॉस की कॉल आई थी, वो हमारे काम से काफ़ी मुतमईन है। आसाम ने इशाल की तरफ देखते हुए कहा, जिसको इसने इशाल के ज़रिए बाहर बुलवाया था। शाजिम के ज़रिए बाहर बुलवाया था। मुझे जानकर खुशी हुई। क्या उन्होंने इसके अलावा कुछ कहा? इशाल अपने अंकल को अच्छे से जानती थी, इसीलिए इसे पता था कि उन्होंने सिर्फ इनकी तारीफ के लिए कॉल नहीं की होगी, इसीलिए पूछने लगी। वो चाहते हैं कि इस साल की फ़ाइनल रेस में मैं हिस्सा लूँ। लेकिन तुम इस रेस में हिस्सा कैसे ले सकते हो? वो तो वीकेंड पर है, यहाँ से तुम कैसे जाओगे? अफनान भाई लोग कभी इजाज़त नहीं देंगे। जब वो खामोश रहा तो इशाल की आंखें शौक से फैली। ओ मेरे खुदाया, वो चाहते हैं तुम यहाँ से चुप कर निकल जाओ। जिस पर हसाम ने लंबा सांस खींचा। पता नहीं इन्हें इतना मज़ा क्यों आता है जब मैं पापा के बनाए गए कानून तोड़ता हूँ। खैर, वो चाहते हैं मैं तुम्हारे और हीर और शाजिम के साथ यहाँ से निकलूँ। वाट? वो शौक से पूछने लगी। और इनका हुक्म है, मेरा नहीं। वो कंधे उचकाते हुए बोला, मैं समझ सकती हूँ वो क्यों चाहते हैं शाजिम हमारे साथ हो, लेकिन अगर हम गलती से भी पकड़े गए तो हीर इसकी सज़ा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो हमें अफनान से मिलेगी। वेल, यू विल बी सरप्राइज टू नो ऑल दिस इज़ फॉर हर टू अपीयर लाइक अ रेबल गर्ल हु लैंडेड इन ट्रबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इशाल इसकी आवाज़ में मायूसी देख सकती थी। वो समझ रही थी कि वो सब इस सब के प्लान से खुश नहीं है। अज़ाम, मुझे नहीं लगता इसका इख्तिताम अच्छे तरीके से होगा। इशाल ने नरमी से कहा, इतने बुरे दिन इतने बुरे तरीके से भी ख़त्म नहीं होगा। अभी तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए पापा यहाँ नहीं है, वो मिशन के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। मैं रेस की बात नहीं कर रही बल्कि तुम्हारी कर रही हूँ। तुम माँ के साथ खेल रहे हो। अज़ाम, क्या मतलब है? वो अब्रुस्काते हुए पूछा। डोंट एक्ट स्टूपिड विद मी, इट डजेंट सूट यू, यू आर प्लेइंग विद फीलिंग्स। तुमने हीर पर अपने फियांसे होने का हक क्यों जताया? ये सब प्लान में शामिल नहीं था। वो गुस्से से बोली, मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। ऐसे वो ज़्यादा मेरे करीब रहेगी और मैं सुकून से इसका ख्याल रख सकूँगा। तुम मेरी फ़िक्र मत करो। वो मिशन के लिए मेंटली तैयार हो जाएगी। तुम इसे बहुत तरीके से हर्ट करोगे हज़ाम। वो लड़की तुमसे मोहब्बत करने लगी है, वो तुम्हें चाहने लगी है। जब ये मिशन ख़त्म होगा वो टूट कर चकनाचूर हो जाएगी। इशाल ने इसे घूरते हुए कहा। ओ, तो तुम्हारा क्या इशाल? इसे तब नहीं दुख होगा जब इसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ इसकी बराए नाम बेस्ट फ्रेंड हो ताकि तुम बस इसके आसपास रह सको। तभी तो इसे बुरा लगेगा ना। लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना। हमें हुक्म मिला है बस इसकी तकमील करनी है। हमारी दुनिया में जज्बात और एहसासात की कोई जगह नहीं। हमारे लिए हमारी ड्यूटी ही सबसे पहले है जो हमें पूरी करनी है। बस। वो सर्द लहजे में एक लफ्ज़ चबाता हुआ बोला। जब अंकल ने मुझे इस मिशन के लिए चुना तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि उन्होंने इस हवाले से मुझ पर यकीन किया और मैं खुश थी कि मुझे इस लड़की से दोस्ती का किरदार निभाने को मिल रहा है जो कि बेस्ट है। वो इतनी ज़हीन है कि इसका जैसा कोई नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने हीर से बात करना शुरू की मुझे इसी पल समझ आ गया मेरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है क्योंकि मैं इसे हर्ट होता नहीं देख सकती। वो बहुत मासूम है साम। मुझे लग रहा है इस मिशन को कबूल करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो परेशानी से इसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो इशाल, मैं इसे कभी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा जब तक मैं इसके साथ हूँ। सामने तहम्मुल से कहा तो वो अपना सर हिला गई क्योंकि वो जानती थी कि इसका कज़न इसे अपने कहे गए अल्फाज
से कभी नहीं पलटता। अजीबोगरीब से शोर की आवाज़ हीर के कानों से टकराने लगी तो इसने अपने कान पर कुशन रखकर खुद को मज़ीद लिहाफ में छुपाया। कुछ सेकंड के बाद शोर की आवाज़ें बंद हो गई तो इसने सुकून का सांस भरा, क्योंकि इसका अभी उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। लेकिन इसको ये सुकून 2 पल का था, क्योंकि इसकी प्यारी दोस्त इसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच चुकी थी। उठ जाओ स्लीपिंग ब्यूटी, वरना हम लोगों को नाश्ते के लिए देर हो जाएगी। ईशान ने कंबल को दूसरी तरफ रखते हुए कहा, मैं 5 मिनट बाद उठूंगी। वो खुद का चेहरा तकिए में छुपाते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारे इतने प्यार से उठा रही हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार राज ही नहीं आ रहा। लगता है अब कुछ और ही करना पड़ेगा। वो कहकर वहाँ से चले गए, जबकि वो पुरसुकून होकर वापस से सो गई। इशाल वापस आई और इसने ठंडे पानी की बोतल हीर के चेहरे पर खाली कर दी, जिस पर वो बुखला कर उठी। ओ माय गॉड, तुम कितने आराम से उठ गई हो, इशाल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, जबकि हीर ने इसे घूरते हुए इस पर कुशन उछाला, जो कि इशाल ने आराम से कैच कर लिया। वो मुंह बनाकर बिस्तर से उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गए। बच्चों की तरह पाउंड बनाना बंद करो, इशाल ने हीर को हल्की सी गुदगुदी करते हुए कहा, क्योंकि वो उठ गई तो गई थी, मगर बच्चों की तरह मुँह फुलाए हुए थी। मैं तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी, और यकीन करो इसे मेमोरेबल भी बनाऊंगी, जो तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगी। हीर ने संजीदगी से इसे धमकाया और उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर वो अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कैफ़े की तरफ बढ़ गई। यार, मैं जानती हूँ तुम ये दिल से नहीं कह रही, मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। कम ऑन हीर, यू कांट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट योर लिटिल स्वीट फ्रेंड। वो इसके पीछे पीछे तेज़ी से चलती हुई बोली, लेकिन इसे कैफ़े के दरवाजे से अंदर जाता ना देखकर वो तजस्सुस से इसे देखने लगी कि अंदर ऐसा क्या है। जब हीर की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो इसने आगे बढ़कर अंदर देखा, जहाँ 2 टेबल आपस में जुड़ी हुई थी और इनके अतराफ में हसाम, जोहान, शाजिम, बनान, दरीका और रौन बैठे हुए थे। वो हीर को बाजू से पकड़कर अंदर लेकर गई। कुक से खाना ट्रे में डलवाने के बाद वो दोनों भी इसी टेबल की तरफ बढ़ गई। ऐसी भी क्या खूबसूरत वजह है जो आज सब इकट्ठे हुए बैठे हैं। इशाल ने तरीका के बराबर खाली कुर्सी को खींचते हुए पूछा, जबकि हीर खामोशी से आकर हसाम के बराबर में बैठ गई, क्योंकि बस वही एक सीट खाली थी। वो इतने लोगों की मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए बगैर किसी की तरफ देखे वो खाना खाने लगी। मगर सबको बगैर खाना खाए सिर्फ खुद की तरफ देखते हुए महसूस किया तो इसने चम्मच नीचे रखकर धड़कते दिल के साथ सबकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हमने फैसला किया कि आइंदा हम सब लोग एक साथ नाश्ता क्या करेंगे, और आज का नाश्ता हमारी सिस्टर को फैमिली में वेलकम करने के लिए। जोहान ने हीर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराती नज़रों से अपने दोनों भाइयों को देखने लगी। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ। वो मोहब्बत से बोली तो इसी पल इसने टेबल के नीचे खुद के हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। इसने सटपटा आकर अपने बगल में देखा, जहाँ आसाम बगैर किसी किस्म का कोई जज्बा अपने चेहरे पर दिखाया बस खाना खाने में मसरूफ़ था और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे अभी इसने इसका हाथ पकड़ा ही ना हो। एक मिनट, इशाल ने सबका ध्यान खुद की जानिब खींचा। तुम दोनों ने हीर को इस वक्त क्यों नहीं पहचाना था जब वो पहले दिन यहाँ आई थी? तुम जानते हो हम पहले इसे जानते नहीं थे, और फिर हमने कोशिश जोहान अपनी बात समझाना चाह रहे थे, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोले। कोई बात नहीं, मैं बस खुश हूँ, फाइनली तुम लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया। इन्हें अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, जबकि इशाल ने एहतजाज किया। इसको इसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। हसाम, मेरा हाथ छोड़ो, देखो यहाँ सब है, अच्छा नहीं लगता। वो हल्का सा इसके कान की जानिब झुककर नर्वस होते हुए बोली, कोई देख तो नहीं रहा, इसीलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। वो इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए सुकून से बोला था, जिस पर वो लब भींच कर रह गई। लेकिन हसाम, हीर एक लफ्ज़ और कहा ना तो तुम्हारा हाथ टेबल के ऊपर रख कर पकड़ूंगा। फिर बोलती रहना जो बोलना है, क्योंकि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले सामने तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। इसने हल्की आवाज़ में वार्न किया तो वो खुश होते लबों पर ज़बान फेरने लगी। इसी पल इसकी तवज्जो हसाम की बात ने खींची। हम दोनों ही शौक में थे कि हमारी अब एक अदद सिस्टर भी है, और इसकी हैरत में इससे बात नहीं कर पाए, और हमें हैरत इसी बात से थी कि हम इसे बात नहीं कर पाए। मैं जानती हूँ ये कोई अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं है, पर अब हम अपनी गलती समझ गए हैं और हमें एहसास है कि हीर हमारी छोटी बहन है। इसका ख्याल हम दोनों अपनी जान से भी ज़्यादा रखेंगे। कोई भी मुसीबत या मुश्किल हो, ये हम दोनों को हमेशा अपने साथ हर कदम पर पाएगी। इसके कहने पर इशाल ने हाँ में सर हिलाया। हर्ट हर एंड यू विल डील विद मी। और फिर वो इसका धमका कर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। सब गपशप करते हुए नाश्ता करने लगे, जबकि हीर भी अपने हाथ को हसाम के रहमो करम पर छोड़कर दूसरे हाथ से खाना खाने लगे। और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसका बाएं हाथ हसाम की तरफ था। अगर दायां होता तो पक्का वहाँ मौजूद सब लोग इसे मशकूक नज़रों से देखते। नाश्ता करने के बाद वो सब लोग ट्रेनिंग के लिए चल पड़े थे। यूँ इकट्ठे बैठकर
क्या सोचा जा रहा है? वो जो ख्यालों की वादियों में खोया हुआ था, शाल के पूछने पर होश की दुनिया में आया। कुछ खास नहीं, बस रेस के बारे में। वो पुरसकून लहजे में बोला। क्यों, हारने से डर लगता है? वैसे भी मैंने सुना है वो खेलता ही जीतने के लिए है। पता नहीं क्या वर्ड लिखा है। राइटर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया करें इतने मुश्किल नाम। हीर ने इसके बराबर बेंच पर बैठते हुए कहा था हीर ने इसके बराबर बेंच पर बैठते हुए कहा था, तुम जानते हो हार मेरी डिक्शनरी में नहीं आता, क्योंकि हसाम वजदान ने हमेशा जीतना सीखा है। वो पुरसकून, वो पुरयकीन लहजे में बोला। और अगर कभी हार गए तो? वो तजस्सुस से पूछने लगी। नामुमकिन है ये। फिर भी इसने उकसाया। इस हार को भी आखिरी लम्हे में जीत में बदलूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हार का मतलब मौत है, जो मुझे हरगिज़ कबूल नहीं। वो पूरा दमाद है जो मैं कहकर बेंच से उठ गया था। क्या तुमने हीर को हमारे प्लान के बारे में बताया है? इससे पहले वो कुछ कहती वो बात बदल गया। हाँ, पहले तो वो खौफ से लाल पड़ गई थी, मगर मुसलसल समझाने पर अब वो रिलैक्स है और हमारे साथ जाने के लिए तैयार। वो सांस खींचते हुए बोली, गुड, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट। वो कहकर एक लम्हे के लिए रुका था। इशाल, शुक्रिया यार, अगर तुम नहीं होती तो यकीनन मुझे हीर को ज़बरदस्ती खुद के साथ लेकर जाना पड़ता। अभी वो तुम्हारे कहने पर आराम से मान गए। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे तुम आज कौन सी गाड़ी चलाने वाले हो? मैंने और शाजिम ने कारल से बात कर ली है। वो हमें गाड़ियाँ रात 10 बजे ले आएगा। वो हमारी गाड़ियाँ रात 10 बजे ले आएगा। मैं अपनी नई सिल्वर मर्सिडीज़ चलाने वाला हूँ, जबकि हसाम ब्लैक पोर्श। तुमने इसे गुलाबी ऑर्डर लाने का क्यों नहीं कहा? वो पाउट बनाकर बोली। तुम चाहती हो रेस के दौरान हमारा मजाक बनकर रह जाए? वो शौक लहजे में बोला। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो इसे धमकाते हुए बोली। और ओह, बिल्कुल वैसा ही अंजाम जैसे तुमने शारिब भाई की क्लास में मुझे जानबूझकर पंच मारे थे। इसने आबरू झुकाते पूछा। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं। वो मासूमियत से बोली। ये ड्रामेबाजी मेरे साथ तो मत करना। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने जानबूझकर मारे थे सबक सिखाने के लिए। वो इसे घूरता हुआ बोला। एक तो मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। वाओ, तुम कज़न्स कितने अच्छे से जानते हो एक दूसरे को। लेकिन मैं सीरियस हूँ, अगर तुम्हारी वजह से इसका दिल टूटा या इससे तकलीफ़ हुई, कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों अपना मिशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसका क्या कसूर? वो बहुत मासूम है यार। तुम्हें इसकी फीलिंग का हमेशा ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूँगी। तुम आजकल कुछ ज़्यादा धमकियाँ नहीं देने लगी मुझे? शाल, इसके कहने पर वो महज कंधे झुका कर रह गई। ओके, अब मैं चलती हूँ, जाकर हीर को देखती हूँ ताकि हम दोनों रात के लिए तैयार हो सकें। मुझे यकीन है अभी वो अपने कमरे में जाकर सो गई होगी, लेकिन आज की ट्रेनिंग काफ़ी थका देने वाली थी। वो कहकर अपनी बिल्डिंग की जानिब बढ़ने लगी। ठीक है, मैं भी शाजिम को देखता हूँ। और हाँ, ड्रेस का कोड वाइट या ब्लैक है? वो इसे याद दिलाता हुआ बोला, जिस पर वो हाँ में सर हिलाकर दरवाज़ा क्रॉस कर गई, जबकि वो भी अपनी बिल्डिंग के अंदर चला गया। 10:15 के दौरान पिछले गेट के दरवाजे पर गार्ड मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि ये इनके डिनर का वक्त है। इनके लौटने से पहले हमें वहाँ से निकलना होगा। शाजिम ने शाम के साथ लड़कियों के एरिया के जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वहाँ शदीद खामोशी थी, जिसका मतलब था सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम इस वक्त के दौरान वहाँ से निकल जाएंगे। हसाम हामी भरते हुए शाल और हीर के कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वैसे हमें इंस्ट्रक्टर का इस दिल दहला देने वाली खामोशी के लिए शुक्रिया अदा करना होगा। शाजिम ज़ेर लब बोला। सही कहा, बेचारों की हड्डियाँ तक से इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि सब भी फिर अपने कमरे में जाकर सोने की नीयत से लेट जाते हैं। वो कमरे में दाखिल होते बोला, जहाँ दो लड़कियाँ बिल्कुल तैयार खड़ी थी। हसाम, इन दोनों को देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हमें सिक्योरिटी की 2 मज़ीद गाड़ियाँ का अरेंज करना चाहिए। वो शरारत से इन दोनों की जानिब देखते हुए बोला, जो कि नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हीर ने सिल्क का वाइट जंप सूट, जबकि इशाल ने ब्लैक पहना हुआ था। दोनों ने हल्का हल्का मेकअप करके अपने बालों को लाइट कर्ल डालकर खुला हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा, इडियट? इशाल ने शाजिम के कंधे पर पंच मारते हुए कहा। यही कि तुम चिड़े लग रही हो। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत है? तुम्हें देख कर खौफ से मेरा दिल बंद हो गया। तो वो संजीदगी से बोला। तो इशाल ने आगे बढ़कर इसके बालों में हाथ फेरकर इसके बाल ख़राब कर दिए। ये क्या कर रही हो? वो बुखलाकर इसका हाथ पकड़ते हुए बोला।
क्योंकि इस बेचारे ने बहुत मेहनत से अपने बाल बनाए थे। अगर मैं चुड़ैल लग रही हूँ तो तुम जिनों के सरदार लग रहे हो महाराजा। वो गुस्से से बोली तो शाजिम ने इसे घूरा था। हाँ, खुद जो महारानी हो चुड़ैलों की, तो मैं महाराजा ही लगूंगा ना। वो अपने बालों को बनाता हुआ एक अगला चबा कर बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? हसाम को कमरे में आकर सीधा अलमारी की तरफ जाकर इसमें से कुछ ढूंढते देखकर वो अपने हाथों को मसलते हुए नर्वस होकर पूछने लगी। तभी वो जैकेट पकड़कर इसके करीब आया और बगैर इसे कुछ समझने का मौका दिए इसे पहनाने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ इसे देखने लगी। जो ब्लैक जीन्स शर्ट और इसके ऊपर जैकेट पहने दिल की धड़कनें रोक देने की हद तक हैंडसम लग रहा था। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो पेम्बेला। वो इसे जैकेट पहनाकर इसके कान में सरगोशी नुमा बोला तो इसके कान की लू को छूम गया, जबकि वो बेतरतीब होती सांसों से इसकी गोल्डन ब्लू आंखों में देखने लगी। हसाम ने हीर से नज़र हटाकर शाजिम और शाल की तरफ देखा, जो बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे। इसने नाव में सर हिलाकर हीर का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। हसाम हमेशा शाल और शाजिम को इंतज़ार करना चाहिए। वो इसके बराबर चलते हुए कहने लगी, फ़िक्र मत करो, जब इनकी फजूल कोई बहस ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद हमारे पीछे आ जाएंगे, और अगर वो अगले 15 मिनट तक यहाँ से नहीं निकले तो सिर्फ हम दोनों ही रेस अटेंड करेंगे। वो कंधे झुकाते हुए पिछली साइड के दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि वो मुंह खोले इसकी तरफ देखने लगी कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर ब्लैंक तासुरात देखकर वो समझ गई कि हसाम वजदान मजाक नहीं करता। वो जो कहता है वही होता है। हेलो सर, गाड़ियाँ तैयार है, हम लोग सिर्फ आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो मेन गेट क्रॉस करके बाहर निकले तो सामने ही कारल जो इन लोगों के वेट में खड़ा था एहतराम से बोला, क्या तुम्हारा आज बॉस से बात हुई? हसाम ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, जबकि हीर चंद कदम के फासले पर खड़ी सिल्वर मर्सिडीज़ को देखने लगी। जी, मेरी कुछ मिनटों पहले इनसे बात हुई है। वो कह रहे थे कि आप लोगों की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त रखी जाए, इसलिए मैंने बाकायदा खुद सारे अरेंजमेंट्स देखे हैं। इसके कहने पर हसाम ने 5 ब्लैक गाड़ियों की जानिब देखा, जिसमें गार्ड्स बंदूकें पकड़े हुए थे। इनमें से 3 को वापस भेज दो, 2 काफ़ी हैं। वो हतमी लहजे में कहकर हीर का हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा गया, लेकिन सर बॉस ने अभी वो शुरू बोलना ही था कि सामने रोकर इसे जिन नज़रों से देखा था, बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही दबकर रह गए थे। सामने हीर के लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। जब वो बैठ गई तो वो थोड़ा सा नीचे झुककर इसकी सीट बेल्ट बांधने लगा। जब वो धड़कते दिल के साथ इसकी तरफ देखने लगी, जो इसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाकर ड्राइविंग सीट संभाल गया था। इतना खूबसूरत होना भी जुर्म है, नाइंसाफ़ी है ये। वैसे अगर हुस्न वालों को सज़ा होती तो हसाम वजदान का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर होता। वो इसे देखकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। इसे नज़र हटाकर इसने विंडो से बाहर देखा, जहाँ 2 ब्लैक कारें इनका पीछा कर रही थी। मानना पड़ेगा बहुत से ज़्यादा रौबदार दबदबा है इस नवाब साहब का। वो 5 के बजाय सिर्फ 2 गाड़ियों को देखते दिल ही दिल में बोली। कुछ देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुँच कर रुकी तो उसने अपनी सीट बेल्ट खोली ताकि गाड़ी से बाहर निकले। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती हसाम ने बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मैं चाहता हूँ तुम अपना हर पल इशाल के साथ गुजारो। जब मैं और इशाल रेस में होंगे जब मैं और शाजिम रेस में होंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पर भरोसा मुझे भरोसा नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम गलत लोगों से कोई बातचीत करो। वो इसे वार्न करते हुए बोलने लगा, जब वो इसके अल्फाजों पर ध्यान देने की बजाय इसके चेहरे के नकूश को हिफ्ज़ करने लगी। हीर, तुम सुन रही हो आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? वो इसके बाजू पर दबाव बढ़ाता बोला तो वो होश की दुनिया में आई। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं सुन रही हूँ। वो ब्लश करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तुम वहाँ किससे भी बात नहीं करोगी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग तुम्हारी तरह के नहीं हैं। जिस पर वो ना समझी से इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। वो तजस्सुस से पूछने लगी, मतलब ये कि बातें करते करते वो कब तुम्हारा कत्ल करके चले जाएं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सिर्फ शाल के पास रहना, समझ आया? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला तो हीर ने खौफ से अपना थूक निकला, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभाल गई, क्योंकि वो जानती थी अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो सबसे पहले अपना डर पे काबू पाना होगा। हाँ, समझ गई हूँ, फ़िक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हसाम ने लंबा सांस खींचकर इसे मज़ीद अपने करीब किया और इसके माथे पर अपने लब रख दिए घुटकर। वो इसके गाल को अपने हाथ से नरमी से सहलाते हुए बोला तो वो पुथल होती सांसों के साथ इसकी तरफ देखने लगी। गुड लक फॉर योर रेस, इसने अपने लरसते लबों को धीरे से हसाम की थोड़ी पर रखते हुए कहा, और बगैर इसको जवाब का मौका दिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई और अपनी शोर मचाती धड़कनों को काबू करने लगी। ठीक 10 मिनट के बाद इशार और शाजिम पे पहुंच गए थे तो हीर इन सब के साथ अंदर की जाने बढ़ गई। इसे वो जगह बिल्कुल फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगी, जहाँ सर
जहाँ सर्कल में कुर्सियाँ लगाई गई थी और जिसके दरमियान में लार्ज स्क्रीन थी। इसका ध्यान वहाँ जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खींचा था वो लड़कियों का शॉर्ट लिबास था जो इन्होंने इतनी सर्दी में पहना हुआ था। जब वो सब अपनी कुर्सियों की जानिब बढ़ने लगे तभी एक आदमी ने अपने कदम इनकी तरफ बढ़ाए। वेल मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यहाँ आज दी हसाम वजदान से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे जहाँ तक मेरे पास खबर आई थी तुम्हारे यहाँ मौजूदगी साल नामुमकिन थी। वो इन दोनों के सामने रुककर हसाम के सामने हाथ बढ़ाता हुआ तंजिया लहजे में बोला, जो चीज़ लोगों को नामुमकिन लगती है वो मेरे लिए मुमकिन होती है, क्योंकि जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से हसाम वजदान सोचना शुरू करता है। वो इसका हाथ थामते हुए तुर्की ब तुर्की बोला था। एडवर्ड अगेंसियो। जब वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल सुलगती निगाहों से देखने लगे तो शाल ने ज़ेरे लब कहा, जिस पर एडवर्ड ने हसाम से निगाह हटाकर इसके पीछे खड़ी शाल को देखा। हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लग रही हो। वो इसकी जानिब बढ़कर इसके हाथ की पुष्ट को चूमते हुए बोला, शुक्रिया एडवर्ड, तुम भी अच्छे लग रहे हो। वो इसकी जानिब देखते हुए फॉर्मल लहजे में बोली, वैसे बेशक तुम जीतने के जितने भी इरादे से क्यों नहीं आए हो, लेकिन इतने सुकून से जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन हसाम होगा। वो मज़ीद बोली तो वो कुछ पल इसे खाली नज़रों से देखता रहा। वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारता है। फ़िलहाल के लिए आई विश यू गुड लक। वो कहकर वहाँ से चला गया तो हीर ने सुकून का सांस खींचा क्योंकि इसकी मौजूदगी से सिर्फ खौफ की नवीद सुना रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद स्पीकर से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई जो कि सब खिलाड़ी आकर अपनी पोजीशन संभाले क्योंकि कुछ ही मिनट्स में रेस शुरू होने वाली थी। हीर प्लीज़ शाल के पास रहना, वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला और फिर इसके गालों को अपने लबों से छूकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ, जबकि वो दहकते गालों से हाँ में सर हिला गई। हसाम उठकर इशाल को कहने लगा, जबकि चाचिम हीर के पास आकर इसके सामने रुक गया। चेयर्स फॉर अस लिटिल सिस्टर। वो उसकी तरफ देखता हुआ शौक लहजे में बोला, ज़रूर, और मुझे यकीन है तुम दोनों में से ही कोई आज जीतेगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, जिसके बाद शाजिम और हसाम अपनी अपनी गाड़ियों के जाने बढ़ गए। जैसे ही सब ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली इसी पल वहाँ मौजूद स्क्रीन ऑन होगी जिस पर एक आदमी नमोदार हुआ जिसकी गर्दन और बाजू पर टैटू मौजूद था। इसके बोलने पर सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इस 30वीं एनुअल रेस में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप लोग ये सारी रेस अपने कुर्सियों पर बैठ कर देखेंगे और यहाँ से ही चिल्ला कर अपने फेवरेट रेसर का साथ दोगे। अब आप सब इंजॉय करो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे, ये आदमी ना जाने क्यों इतना पका रहा है। वो मुस्कुराकर कहकर स्क्रीन से हट गया तो अब की बार स्क्रीन पर लाइन में खड़ी गाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। हसाम की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही हीर ने दिल से दुआ की कि वो जीत जाए, जबकि आसपास बैठे सभी लोग अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी के लिए हुटिंग कर रहे थे। तभी एक औरत जो ब्लैक कलर का टाई टॉप और लेदर के शॉर्ट्स पहने हुए थी, इसने हवा में फायर करके रेस की शुरू होने की अनाउंसमेंट की तो सब गाड़ियां ज़ोर शोर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। हीर पूरी दिलचस्पी से शाम की सिल्वर मर्सिडीज़ को देखने लगे जिसने रेड फरारी को क्रॉस करके इसे थोड़ा लीड ले ली थी। ये एडवर्ड की कार है। इशाल ने हीर के इन कहने पर इसे सवाल का जवाब दिया था। जैसे ही हसाम ने स्पीड कम किए बगैर शॉर्ट टर्न लिया तो हीर का दिल खौफ से फुल स्पीड में धड़कने लगा। इसी पल जब रेड फरारी ने सिल्वर मर्सिडीज़ की बैक पर किक मारी तो हीर ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली क्योंकि इसमें यह देखने की ताकत नहीं थी। लेकिन हसाम थोड़ी ही दिक्कत का सामना करने के बाद वापस से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल कर गया था। जब भी हसाम लीड करने की कोशिश करता एडवर्ड इसे क्रॉस करने के बजाय इसके बराबर आकर इसकी सिर्फ गाड़ी पर अटैक करता। जहन्नुम में जाए ये स्टूपिड बास्टर्ड, ये ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार वापस से हसाम की गाड़ी को इसी के कंट्रोल से बाहर जाता देखकर हीर गुस्से से बेबसी और नफरत के मिले जुले तासुरात से नम आंखों के साथ बोली थी, रिलैक्स हीर, इसे कुछ नहीं होगा और वो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेसर है। हसाम को वापसी से गाड़ी पर कंट्रोल हासिल करके एक के बाद एक खतरनाक मोड़ क्रॉस करते देखकर विशाल हीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर यकीन लहजे में बोली, एल्सी। इसी पल एडवर्ड ने वापस से हसाम के बराबर अपनी गाड़ी ले जाकर इसे टक्कर मारना चाहे मगर हसाम ने फौरी फासला तय करके अपनी गाड़ी इन दोनों के दरमियान ले गया, जिसकी वजह से उसकी ये कोशिश रहेगा कि शाजिम की वजह से एडवर्ड का थोड़ा ध्यान हसाम से भटका तो इसी दौरान हसाम इससे फिर से आगे निकल गया। हीर सांस रोके सिल्वर मर्सिडीज़ को देखने लगे जो इंतहाई खतरनाक
मोरफुल स्पीड क्रॉस कर रही थी। जैसे ही असाम की गाड़ी ने ब्लू लाइन क्रॉस की तो हीर की जान बचाने दूसरे नंबर वो लाइन एडवर्ड ने, जबकि तीसरे पर शाजिम ने क्रॉस की थी। गाड़ी से निकलते ही शाजिम ने असार को हाई फाई किया था, जबकि वहाँ मौजूद लोग इन तीनों को देखकर कुर्सियों से उठकर सीटियाँ और तालियां बजाने लगे थे। हीर ने जैसे असाम को अपनी जान भागता देखा तो वो जल्दी से भागकर इसकी बाहों में छुप गई। इशाल ने इन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचने के लिए शरारत से कहा, जो आसपास लोगों से बेगाना आपस में खोए हुए थे। सॉरी। हीर से अलग होकर लाल गुलाबी होती हुई बोली, जबकि वो इसे वापस अपनी जानिब खींचकर इसके बालों में अपने लब रख गया था। कंग्रेचुलेशन हसाम, यू डिड इट। इशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था हार मेरी ज़िंदगी में शामिल है। वो इसकी तरह देखते हुए शौक लहजे में बोला, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गई। शाजिम, अगर एडवर्ड की एक तस्वीर मिल जाती तो अच्छा होता। आखिर आज इसकी शक्ल हार के बाद देखने लायक हो गई। वो अपना रुख शाजिम की तरफ करते हुए बोली, जो हीर से कुछ बात कर रहा था। सॉरी यार, तस्वीर तो नहीं ले पाए, लेकिन जब इसने हसाम को जीत की मुबारकबाद दी, कसम से इस वक्त इसका चेहरा देखने वाला था। ओके गाइस, अब हमें पार्टी को छोड़कर वैसे ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 2 पहले ही बज चुके हैं। हसाम ने इन दोनों को टोकते हुए कहा था, तुम सही कह रहे हो, कल ट्रेनिंग है और थोड़ा रेस्ट करना तो बनता है, चलो चलते हैं। शाजिम ने हामी भरते हुए कहा था। हसाम, तुम्हें एक पल के लिए भी डर नहीं लगा? रेस के दौरान, सफ़र के दौरान हीर तजस्सुस से पूछने लगी, क्योंकि इसे देखते इसकी जान तो हलक तक आ ही गई थी। नहीं, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है, मुझे यकीन था मैं हैंडल कर लूँगा। हीर इसके कॉन्फिडेंस से भरी आवाज़ को सराहने लगी, क्योंकि उसकी आवाज़ में ज़रा बराबर भी गरूर नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा यकीन था। क्या तुम्हें डर लगा? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। जाहिर सी बात है, मैंने पहली बार ऐसी कोई रेस देखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे खौफ से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन मैंने ये बहुत इंजॉय भी किया, ख़ास करके जब तुम जीते। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आंखों से इसे देखते हुए बोली। हसाम ने इसके बाजू अपने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि दूसरे हाथ से वो स्टीयरिंग को हैंडल करने लगा था। आई एम ग्लैड टू हेयर डैट। इसके कहने पर वो धड़कते दिल के साथ अपने हाथों को इसके हाथ में महसूस करने लगी थी। वो ब्लश होते अपना रुख विंडो से बाहर करके जब कुछ देर इसे लगा जैसे एक गाड़ी मुसलसल इनका पीछा कर रही है। पहले तो इसने इसे गलत फहमी समझा, मगर जब वो गाड़ी पीछे से नहीं हटी तो इसकी सांसें थमी और उसने हसाम के हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। हसाम, मुझे लगता है वो वाइट कार हमारा पीछा इसके अल्फाज गाड़ी पर लगने वाली गोलियों की वजह से मुंह में ही दम रह गए थे। हीर, अपना सर नीचे की जानिब करो। वो हुक्मे लहजे में दाड़ा गाड़ी को राइट जाने मोड़कर इसकी स्पीड तेज़ कर दी। साथ ही वो रेयर लेफ्ट मिरर ये पता नहीं रेयर मिरर सेट करके अपनी मोबाइल पर कुछ डायल करने लगा। कार्ल, तुम लोग किधर हो? यहाँ पर एक वाइट कार हमारा पीछा कर रही है और साथ अटैक करने की कोशिश भी कर रही है। कॉल रिसीव होते ही वो सर लहजे में पूछने लगा, क्योंकि इसने इसे शाजिम और इशाल के साथ भेजा था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं शाजिल सर की कार के पीछे हूँ। हम लोग बस कैंप में पहुँचने वाले हैं, मैं अभी आपके लिए निकलता हूँ। वो बुखलाते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं, मैं ये सिचुएशन संभाल लूँगा, तुम बस शाजिल लोगों को एहतियात से कैंप के अंदर छोड़ो। वो कहकर बगैर इसकी सुने कॉल काट कर चला गया था। हीर, अपनी सीट के नीचे से 2 लोडेड पिस्टल्स पकड़ाओ। वो अपनी गाड़ी को फायर से बचाने के लिए ज़िगज़ैग के ड्राइंग में गाड़ी भगाते हुए बोला था। इसी पल से सेल पर रिंग हुई तो इसने अपना सेल स्पीकर पर लगाकर डैशबोर्ड पर रख दिया था। हसाम, तो किधर हो? कार्ला ने बताया था तुम्हें कोई लोगों फॉलो कर रहे हैं। वो जो गाड़ी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए थी, इससे रब्ता करने पर पता चला कि इन पर भी अटैक हो चुका है। मैं बस तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? शाजिम गाड़ी का यूटर्न लेते हुए एक के बाद एक सवाल पूछने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है, शाल के साथ बस कैम्प में पहुँचो, मैंने मुख्तलिफ रोड ले लिया है, मैं जल्दी तुम लोगों के दरमियान में हूँगा। बस अफनान भाई को कह देना तैयार रहे, मैंने ना जाने कौन सी मुसीबत अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग सेट है साम? हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। इशाल की परेशानी और गुस्से से भरी आवाज़ आई। शट अप इशाल, कभी तो कोई बात बहस किए बगैर मान लिया करो। तुम लोग जाओ, हम भी कुछ देर में कैम्प में मौजूद होंगे। वैसे भी मैंने मुख्तलिफ रोड बदल कर इन गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। वो तो हम मुझसे बोला, मगर ही जो कुपाते हाथों से पिस्टल पकड़कर इसकी तरफ देखती रही थी। वो जानती थी शाम को सबर किसी भी वक्त पल जवाब दे देगा। इसने इसे नज़र हटाकर विंडो से बाहर देखा, जहां अब एक नहीं बल्कि 2 वाइट कार्स थी, लोगों का पीछा कर रही थी। इन्हें देखकर इसका दिल खौफ से तेज़ से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अपना और हीर का ख्याल रखना। हाँ, ओके बाय। वो कहकर फुर्ती से कॉल बंद कर गया, लेकिन क्योंकि 2 गाड़ियों को रेयर मिरर के ज़रिए अपने पीछे आता देख चुका था। हीर, ये ज़रा स्टीयरिंग संभालो। हसाम ने इसके हाथों से दोनों पिस्टल थामते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे? मेरे पास लाइसेंस नहीं है, पर मुझे नहीं लगता मैं सिचुएशन में भी कर सकती हूँ।
वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली तो हसाम ने बायां हाथ स्टीयरिंग पर रखकर अपना सर विंडो से बाहर निकाला और पीछे आने वाली गाड़ी के टायर की जानिब निशाना बांधकर इस पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में हसाम की गाड़ी की डायरेक्शन सीधी हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने सीधा निशाना गाड़ी के पीछे शीशे पर लगाया, जिसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस आ गए मगर टूटा नहीं था। हर काम हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही करते हैं, तुम ये कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारी रगों में शामिल है। बस ज़रा से हिम्मत दिखाओ और मेरे साथ मिलकर दुश्मनों को हराओ, क्योंकि कायरी और बुज़दिली हमेशा ज़िंदगी में कुछ नहीं देगी। बहादुर बनो हीर, लड़ना सीखो। इन दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी जो इसके बराबर आ गई थी वो पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के सीने पर गोली चलाते हुए इश्तियाल से बोला और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज़ करके मेन रोड पर डाल दी जहां गाड़ियों का रश था। इस बात पर हीर ने लंबा सांस खींचकर हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अगर इसे यकीन है तो वो कर सकती है तो इसे करके ही दिखाएगी। मेरे ख्याल में ये जगह बेस्ट है। हम अभी अपनी सीट्स बदल लेते हैं क्योंकि अंधेरा है और ऊपर से यहाँ गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं, इसीलिए इनके करीब आने तक हम ये सब कर सकते हैं। ही ने हिम्मत करते हुए कहा तो वह सामने फौरी इसे अपने सीट तब्दील कर ली, क्योंकि मेन रोड ख़त्म होने के बाद वापसी वीराना आना था जहाँ इन लोगों ने हमला करने से बाज नहीं आना था। इसी तरह हसाम दोनों हाथों का इस्तेमाल करके बेहतरीन तौर पर जवाब दे सकता था। मुझे लगता है वो लोग पीछे ही छूट गए हैं, वो भीड़ में भटक गए हैं। ही ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी नॉर्मल करते हुए कहा था, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते, जबकि तुम्हें लगता है अब वो वार नहीं करेगा तो ठीक इसी पल वो वार करता है। हसाम ने राइट मिरर की जानिब इशारा करते हुए कहा जहाँ से दो गाड़ियाँ इंतहाई स्पीड से इनके पीछे आ रही थी। हीर ने इनको देखते हुए खौफ से थूक निकला, जबकि हसाम ने विंडो से बाहर निकलकर गाड़ी के फ्रंट शीशे पर फोकस करके दोनों पिस्टल से इस पर निशाना बांधा। जैसे ही गोलियाँ इस पर लगी तो वो टूट कर चकनाचूर हो गए। इससे पहले पैसेंजर सीट पर बैठा शख्स इसको गोली मारता, हसाम ने एक पिस्टल से इसके माथे पर जबकि दूसरे से दूसरी गाड़ी के टायर पर गोली मारकर वो गाड़ी के अंदर की जानिब हो गया था। हीर ज़िग-ज़ैग में गाड़ी चलाओ, इस तरह हमारी कार पर निशाना मिस होगा। इसने वापस से बाजू बिल्कुल बाहर निकालकर इस गाड़ी में बैठे आदमी को गोली मारी, जिसका इसने पहले शीशा तोड़ा था। इस आदमी के मरते ही वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और दूसरी वाइट गाड़ी से जा टकराई, मगर इसमें बैठा शख्स अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर गया था। फिर जो सांस रोक के गाड़ी चला रही थी, जैसे ही इसकी नज़र हसाम के बाजू से निकलते खून पर गई, इसने मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, हसाम तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है? ये खून क्यों बह रहा है? वो सब कुछ भूलकर इसकी तरफ देखने लगी, नम लहजे में पूछने लगी, डैम इट, रोड पर फोकस करो। वो गाड़ी के अंदर होकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि बिल्कुल सामने से ट्रक आ रहा था। अगर वो एहतियात नहीं करती तो इन लोगों की गाड़ियों से टकराती। हीर मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी गोली छूकर गुजरी है, सिंपल। कुछ देर बाद भी इसकी आंखों से आंसू बहते नहीं थमे तो वो अपने चेहरे पर हाथ मारते हुए नरमी से बोला और फिर विंडो से बाहर निकाल कर दूसरी गाड़ी को देखने लगा, मगर अब इसका वहाँ नामो निशान भी नहीं था। ये किसके आदमी हो सकते हैं? किसने करवाया होगा ये? वो अपने पीछे किसी गाड़ी को नहाते देखकर खुद से बड़बड़ाया। जब हीर ने कैंप के मेन रोड को क्रॉस किया तो वो गाड़ी रुककर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो दी। हसाम ने इसे इसकी सीट से उठाकर अपने गोद में बिठाया और इसका सर अपने सीने से लगाकर इसके कान में सरगोशी नुमा मीठे मीठे अल्फाज बोलने लगा ताकि वो पुरसुकून हो जाए, जबकि वो इसके गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधकर खुद को इसके वजूद में छुपाने की कोशिश करने लगी। हीर चुप कर जाओ मेरी जान, देखो हमने कर दिखाया। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, जबकि वो सिसकते हुए मजीद इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर गई थी। तुम वादा करो अपना ख्याल रखोगे, जब तुम्हें दर्द होता है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। वो हिचक के दरमियान बामुश्किल बोली थी, इधर देखो मेरी तरफ। इसने दूर होकर इसके चेहरे को देखना चाहा, मगर वो खुद के चेहरे को मजीद इसकी गर्दन में छुपा गई। नहीं, तुम वादा करो पहले। हीर मैं ठीक हूँ यार, मामूली सा कट है। मेरी ज़िंदगी ऐसी है जहाँ मौत का कफन हम लोगों के सर पर है, हर पल अपने सरों पर बांधते हुए फिरते हैं। वो इसके कान अल्फाज पर तड़प कर इसे देखने लगी। आज कहा है ऐसा आइंदा मत कहना, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हें लग जाए। हसाम तुमने ये ज़िंदगी क्यों चुनी है? क्यों ये माफिया, मारपीट, खून खराबा, ये सब क्यों चुना है तुमने? वो इसकी तरह देखते हुए बेबसी से बोली, जबकि आंसू मुसलसल इसकी आंखों से निकलकर इसके गालों को भिगोने लगे थे। मैंने नहीं चुना, ये सब मेरे रगों में शामिल है। ये इस दुनिया ने चुना है मुझे और मैं खुश हूँ। वो इसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखता बोला, खुश हो इस सब से? वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगी, हाँ बहुत ज़्यादा, अब तो आधे से ज़्यादा नशा है इसका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और फिर इसे अपनी बाहों में उठाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। ओ गॉड हसाम, मुझे नीचे उतारो, तुम्हारे बाजू में दर्द है। वो जल्दी से इसकी गर्दन का सहारा लेकर इसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते बोली, जबकि वो मुस्कुराता हुआ इसे ज़मीन पर उतार गया, क्योंकि इसके बाजू पर पहले भी इसे ही गोली लगी थी और वह जख्म अभी मुकम्मल तौर पर भरा नहीं था। ऊपर से एक गहरा स्क्रैच
जिसकी वजह से इसके बाजू में सचमुच दर्द की टीसें उठ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर की जाने बढ़ने लगा। वो जो बिल्डिंग की जाने बढ़ रहे थे, शाम के अचानक से रुक जाने पर हिना समझी से इसकी तरफ देखने लगी, जैसे चेहरे पर अब किसी किस्म की शरारत के तासुरात नहीं थे, बल्कि इसकी गोल्डन ब्लूइश आंखें इंतहाई डार्क थीं, जबकि इसके चेहरे के सारे नकूश तने हुए थे। इसको ऐसे देखकर हिना के दिल ने एक बीट मिस की। हेलो ब्रदर, एक गहरी और संजीदा आवाज़ इसके कानों से टकराई तो हुई ने झटके से सामने देखा, जहाँ एक वजूद खड़ा अपनी डार्क ग्रीन आंखें से हसाम को देख रहा था। हसाम ने जब अपने दिल को यकीन करवा लिया कि अब ये शख्स इसके लिए मजीद इस दुनिया में नहीं है, तो वो वापस से इसके सब्र का इम्तिहान लेने इसके सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे अपने ज़ख्म को एक नज़र देखने दो। हाजिक ने इसके ज़ख्मी बाजू की जानिब अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो जल्दी से इसके 2 कदम दूर हुआ। अंकल, यावर चेक कर लेंगे? वो सद निगाहों से इसे घूरते हुए बोला, साथ ही इसके पास खड़ी हीर का हाथ ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि अगर फ़िलहाल वो इसके पास खड़ी ना होती तो वह न जाने गुस्से में क्या कर गुजरता। इसी पल शाल आई और हाजिम के कान में सरगोशी नुमा कुछ कहने लगी, और फिर इसने हसाम की तरफ देखा और नरमी से बोली, तुम्हारा यावर भाई मेडिकल रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। इसके कहते ही हसाम बगैर वहाँ मज़ीद रुके हीर को अपने साथ लिए वहाँ से निकल गया। क्या तुम ठीक हो? वो इसके साथ चलती हुई परेशानी से पूछने लगी, जिस पर हसाम ने लंबा सांस खींचकर इसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ बेमोला, मेरे बारे में ज़्यादा फिक्र मत किया करो। बाजू का भी अभी अंकल चेकअप कर लेंगे, वो इसे खुद की करीब करते हुए बोला। और फिर कुछ देर चलने के बाद वो दोनों मेडिकल एरिया में पहुंच गए थे। यावर ने इसे बेड पर लेटने का इशारा किया, मगर सामने सर अपने सर नफ़ी में हिलाकर हीर की जानिब इशारा किया, पहले इसका मुआयना करें। वो दो टोक लहजे में बोला तो यावर ने हीर को लेटने का इशारा किया, क्योंकि वो अपने भतीजे की जिद से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए फजूल की बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। यावर ने हीर को चेकअप करने के बाद इसे 2 टैबलेट और साथ एक ट्यूब दी, क्योंकि इसके बाजू पर हल्की हल्की खराशें थी, जो इसे तब आई थी जब वो गाड़ी से निकलकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब जाने लगी थी। इसी दौरान थोड़ा सा पाँव पर स्लिप होने की वजह से वो रोड पर गिर गई थी और इसका बाजू सड़क से टकराया था, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर तेज़ी से आकर गाड़ी में बैठ गई थी। मेडिसिन देने के बाद यावर ने हीर को अपने कमरे में जाने का कहा, जिस पर वो अपने दोनों लबों को कुचलते हुए शाम की तरफ देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके पास आया। अपने कमरे में जाओ हीर, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे सामने मौजूद होऊंगा। वो उसकी गाल को नरमी से सहलाते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा बाजू बिल्कुल ठीक है। इसने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो हीर, जाओ और जाकर आराम करो। ये जान करके तुम अपने रूम में बिल्कुल आराम से सुकून से सो रही हो। ये सुकून ही मेरे जहन को पुरसुकून कर देगा। वो इसकी बात पर हाँ में सर हिलाती वहाँ से भारी दिल के साथ चली गई, क्योंकि वो पहले ही ठीक नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी वजह से इसे मज़ीद परेशान करे। हीर के जाते ही वो बेड पर बैठ गया, जबकि यावर इसके ज़ख्म को साफ़ करने लगा। तुम्हारा ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर इसे स्टिचेस की ज़रूरत है, वो कहकर इसके बाजू को स्टिचेस लगाने लगा। जबकि वह खामोशी से बैठा रहा, तभी दरवाज़ा खुला और वजदान साहब अंदर आए और इसे देख रहे थे। दीवार के साथ पुश लगाकर खड़े हो गए, जबकि इनको वहाँ देखकर हसाम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मगर इसने अपनी आंखें को हर तरह के जज्बात से खाली रखा था। तुम आज की रात यहाँ गुजारोगे ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह मॉनिटर कर सकूँ। कमरे में जब टेंशन बढ़ने लगी तो यावर ने खामोशी तोड़ते हुए हसाम को कहा, और फिर इसकी बैंडेज मुकम्मल करके वहाँ से चला गया, ताकि बाप बेटे को बातचीत करने का थोड़ा प्राइवेसी दे सके। हसाम सीधा होकर अपने बाबा की आंखों में देखने लगा, जहाँ गुस्सा और मायूसी दोनों के तासुरात साफ झलक रहे थे। लेकिन इसी लम्हे इसे भी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर खुद गुस्से से पागल हो रहा था। इसलिए वो बगैर पलके झपके इनकी तरफ देखने लगा। लेट जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जब से वो कमरे में आए थे, इनके मुंह से पहले अल्फाज निकले थे, वो यहाँ क्यों है? इनकी बात मानने की बजाय इसने उल्टा सवाल पूछा, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाए और फिर सिर निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखने लगे। ये वक्त नहीं है कोई सवाल करने का। जब सही वक्त होगा तो इस पर सवाल तुम नहीं बल्कि मैं करूँगा, जिनके जवाबात तुम्हें देने होंगे, समझ आई? वो इंतहाई रोब और दबदबे के साथ बोले। अगर हसाम की जगह यहाँ कोई और बैठा होता तो यकीनन खौफ से लाल पीला हो जाता, मगर सामने इनका ही बेटा था, जो खाली नज़रों से इनकी तरफ देखने लगा। वो जानता था जो इस वक्त अपने बाप के सबक की आखिरी हद को आजमा रहा है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो बगैर कुछ कहे बेड पर लेट गया था, क्योंकि बेटा चाहे जितना भी मजबूत हो, ताकतवर क्यों ना हो, बाप ही होता है। वो आंखें बंद करके इनके वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगा, मगर वो जाने की बजाय इसके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गए थे। ओ पापा, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना अच्छे से खुद ख्याल रख लूँगा।
वो आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगा था। सो जाओ साम, वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए शफकत से बोले तो उसमें मजीद बहस करने की ताकत नहीं थी। एक अनोखा सा सुकून उसके वजूद में उतरा और वह आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतर गया। माँ की मोहब्बत का तो खैर कोई मवाजना ही नहीं होता, क्योंकि लेकिन जब बाप अपनी मोहब्बत दिखाता है तो वजूद के हर हिस्से में ठंडक पड़ती है। दिल एक अलग ही तरंग में धड़कता है। शाम की आंख खुली तो इसने खुद को वाइट कलर के कमरे में पाया तो इसे याद आया कल रात क्या हुआ था। फिर इसकी नज़र कुर्सी पर ही सोए हुए वजदान साहब पर पड़ी। इसने उठकर इनके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया और इनके चेहरे पर थकावट के तासुरात साफ महसूस कर सकता था। इसने इनके माथे पर पड़ी सलवटों पर अपनी उंगली चलाई और कुछ लम्हे इनका चेहरा मोहब्बत भरी नज़रों से देखने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर आया तब तक वजदान साहब मुकम्मल जाग गए थे। तुम कैसे हो आप? वो इसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगे। मैं ठीक हूँ बाबा, आप फिक्र नहीं करें। वो टॉवल से हाथ खुश करते हुए बोला, कुछ वापस आकर लेटो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता अरेंज करवाता हूँ। हमें बात करनी चाहिए, मैंने बहुत आराम कर लिया और मुझे भूख भी नहीं है, इसने बहस करते हुए कहा, क्योंकि इसे कुछ सवालों के जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए थे। हसाम देख सकता था कि वजदान की आंखें गुस्से से डार्क होने लगी हैं, इसीलिए वो खुद को ज़हनी तौर पर इसके होने वाली बेइज्जती के लिए तैयार करने लगा था। मगर इसी पर इनका ध्यान इसकी पॉकेट में बजते फ़ोन ने खींचा था। जी भाई, वो ठीक है, मेरे पास है। हसाम दूसरी जानिब की बातचीत तो नहीं सुन सकता था, लेकिन अपने बाबा के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि जो दूसरी बात जानिब चल रही है इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जी मैं जानता हूँ, ये ले इससे बात करें। आखिर में ये कहकर उन्होंने मोबाइल हसाम की तरफ बढ़ाए थे। गुड मॉर्निंग सर, वो नॉर्मल लहजे में बोला, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब बॉस का मूड कैसा है। पहले ही कुछ देर बाद इसका सर अपने बाप के शिकंजे में होना था, इसीलिए अभी वो फ़िलहाल बॉस के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हेलो हसाम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा, हल्की फुल्की सी चोटें लगी हैं, बाकी कुछ नहीं है। इनके नरमी से पूछने पर हसाम ने भी सारी फॉर्मेलिटी साइड पर रखते हुए जवाब दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस रेस में बिल्कुल परफेक्ट थी। आखिर में जो अटैक हुआ वो प्लान नहीं था, प्लान नहीं था, लेकिन जिस तरह का हमारा काम है, दुश्मन हमारे तो ऐसे ही इरादे इर्द गिर्द घूमते हैं। तुम फिक्र मत करो, जल्दी इनका पता चल जाएगा। बाकी तुम्हारी रेस से बहुत फ़ायदा हुआ है, रॉबर्ट की फैमिली जल्दी हमारे रहमो करम पर होगी। हाजिर यहाँ क्यों है आप जानते हो ना, इसे लेकर मेरी फीलिंग्स क्या हैं। फिर वो यहाँ क्यों है? वो जहाँ ज़ेब की जानिब से की गई सारी तारीफ़ों को नज़रअंदाज करके अपने दिमाग में मुसलसल उभरते सवालात को पूछने लगा। हाजिम भी अब हमारे प्लान का हिस्सा है, वो हीर के बारे में सब जानता है और इसे पता है आगे क्या होने वाला है। इसके सुकून भरे लहजे में कहने पर हसाम ने मोबाइल पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। इसका बस नहीं चल रहा था, वो यही मोबाइल पकड़ कर दीवार पर मार दे। अगर वो अब मिशन का पार्ट है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता। वो एक खिलाफ चबा कर बोला, तुम्हारा किरदार हटाना नामुमकिन है हसाम, अपने भाई के साथ काम करना सीखो। वो दो टोक लहजे में बोले तो हसाम की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। मैंने इस कैंप के दौरान अपने अंदर के जानवर पर काफ़ी हद तक काबू पाया था, अब इसकी मौजूदगी में वो वापस से बाहर निकल कर सब तहस नहस कर देगा तो फिर मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। वो सर लहजे में बोला, वॉच योर लैंग्वेज हसाम, तुम्हारे रवैये में मुझे अभी भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अपने एक दुश्मन को सामने पाकर तुम फिर से पहले जैसे हो सकते हो, तो मुझे अफसोस है तुम पर, तुम्हारी यह नाकामी है, इस पर काबू पाना सीखो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने दुश्मनों के साथ भी काम करना जानता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसके साथ अपने शिकायतें ख़त्म कर दो, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से तो इसके साथ काम कर सकते हो ना, और यही तुम्हें करना है, समझ आया? वो एक लफ्ज़ चबाकर दबाव देते हुए बोले, जी सर, इस मिशन में क्या किरदार होगा? हसाम जानता था बहुत से ज़्यादा मज़ीद उलझना सिर्फ नुकसानदेह होगा, इसलिए फ़िलहाल के लिए हामी भरते हुए पूछने लगा, हम लोग मज़ीद प्लान तब डिस्कस करेंगे जब तुम कैंप से आ जाओगे। अभी के लिए मैं बस दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। फ़ोन के बंद होते ही सामने मोबाइल पास पड़े टेबल के ऊपर रख दिया और अपना सर हाथों में पकड़कर गहरी सोच में डूबने लगा, क्योंकि हाजिम के साथ काम करने से सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने तुम्हारा नाश्ता मंगवाया है, वो करके कुछ देर आराम कर लो, इसके बाद तुमसे काफ़ी तफसील से बात करनी है। वजदान ने कमरे में वापस दाखिल होते से सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा था, मुझे हीर को देखने जाना है, मैंने इसे प्रॉमिस किया था मैं सुबह सबसे पहले इसके सामने मौजूद होऊंगा। वो इनकी तरफ देखते हुए बोला तो वजदान साहब ने अपने बालों में हाथ फेरा। ठीक है जाओ, वैसे भी वो ही हमारे दरमियान बातचीत का मेन टॉपिक होगी। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले और वहाँ से चले गए। जब वो इसके रूम में पहुंचा तो इसने इसे सुकून से सोता हुआ पाया, जो
वो जो इसे नज़रों में रखे हुए वापस जाने के इरादे से पलटने लगा था, मगर इसके चेहरे में कुछ तो खास था जो जाने की बजाय कुर्सी को इसके बेड के करीब करके इसके चेहरे के नकूश को हिफ्स करने लगा। वो कुछ पल तो परियों जैसे हुस्न रखने वाले चेहरे को अपनी निगाहों में बसाता रहा। फिर इसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर इसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे की जानिब किया। तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मिशन की हद तक ज़रूरी हो और कुछ नहीं, जिसकी सलाहियतों की हमें ज़रूरत है। लेकिन मैं गलत था। तुम कुछ अलग हो, बहुत प्यारी, अनमोल हो। वो इसकी गालों को नरमी से सहलाते हुए दिल ही दिल में बोला। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, हीर की खुलती आंखें देखकर इसका हाथ इसके गाल पर ही मुंजमद हो गया। लेकिन जैसे वो इसे फटी आंखों से देख रही थी, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसका कहका कमरे में गूंजा। जबकि वो हैरत से उठकर मुंह खोले इसकी तरफ देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बुकलाते हुए बोली। मैंने तुम्हें कहा था सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आऊँगा, याद है ना? याद है या नहीं? वो आबरूज हुए पूछने लगा। हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि सुबह मुझे जगाने के लिए ही पहुंच जाओगे। वो इसके बाजू को देखते हुए बोली, जहाँ अब पट्टी बंधी हुई थी। झूठ, ये सरासर इल्ज़ाम है। मैं बस बैठकर तुम्हारे चेहरे को देख रहा था, जहाँ तुम्हारी जुल्फ़ें माथे पर बिखरी हुई थी। मैंने इन्हें हटाया था। वो इसे तंग करते हुए बोला। और मैं? स्टॉप इट। तुमने मेरे सबसे बड़े खौफ को हकीकत में बदल दिया। वैसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब? मुझे सुबह सवेरे अपने पास देखना तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ था? वो संजीदगी से बोला, जबकि इसकी आंखों से शरारत साफ झलक रही थी। और मेरे खुदाया हसाम, कुछ भी बोल रहे हो। मेरा मतलब मेरी करंट हालत है। किसी लड़की का दिल करता है वो जिस लड़के को चाहे वो इसे ऐसी अजीबोगरीब हालत में देखे। वो खुद की जानिब इशारा करते हुए बोली, जहाँ इसके बाल खुले हुए थे और इसने बच्चों के डिज़ाइन वाला नाइट सूट पहना हुआ था। हीर, आई डोंट केयर इफ़ यू आर वेयरिंग अ बॉल ग्राउंड ऑन अ सैक ऑफ पोटैटोज़। वो इसका हाथ पकड़कर इसे खुद के करीब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से बोलने लगा, जबकि वो धड़कते दिल के साथ इसे सुनने लगी। और मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बाल बिखरे हों या बिल्कुल परफेक्टली ब्रश हुए हुए हों। वो इसके बालों में अपनी उंगलियां चलाता हुआ बोला, क्योंकि चाहे तुम किसी भी हालत में क्यों ना हो, मेरे लिए हमेशा ब्यूटीफुल बेमौला ही रहोगी। वो इसकी आंखों में देखते हुए पुरयकीन लहजे में बोला। तो हीर के दिल ने एक पीठ मिस की। हसाम ने हीर की गर्दन से बाल हटा दिए और इससे पहले वो वहाँ झुककर अपना लम्ब छोड़ता, वो छटपटा कर इससे दूर हुई। ओके, आई एम फ्लैटेड विद योर स्पीच एंड सॉफ्ट वर्ड्स, लेकिन तुम मुझे किस नहीं करोगे जब तक मैं फ्रेश होकर ना आ जाऊँ। वो दहकते गालों से आखिरी लाइन लटकर आती आवाज़ में बोली और वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। यार, ये कौन सा लॉजिक है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। वापस आओ, मुझे मेरी मॉर्निंग किस दे दो। वो इसे घूरता हुआ बोला, लेकिन वो जल्दी से अपने कपड़े पकड़कर वॉशरूम में घुस गए। यही लॉजिक है। अब बैठ कर वेट करो मेरा। वो वॉशरूम में लॉक लगाते ऊंची आवाज़ में बोले, जबकि वो नाव में सर हिलाकर हंस दिया। जब वो शावर लेकर बाहर निकली तो उसने हसाम को उसी चेयर पर बैठे देखा, मगर अब की बार एक चीज़ का इजाफा हुआ था। वो टेबल पर मौजूद नाश्ता था। वो अपने बालों में अच्छे से टॉवल लपेटकर इसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। तुम्हारा बाजू बिल्कुल ठीक लग रहा है कल की निस्बत। वो इसके बाजू पर सफाई से बांधी पट्टी को देखते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। अंकल यावर ने हमेशा की तरह बहुत अच्छी जॉब की है अपनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंकल डॉक्टर भी हो सकते हैं। वो इसकी जानिब देखते हुए बोली, जो जूस पी रहा था। वह बोला, तुमने अभी तक हम सबको सिर्फ कत्ल करते ही देखा है, लेकिन तुम्हें ये जानकर शुद्ध ही झटका लगेगा कि मेरी फैमिली मेंबर्स के अपने अपने प्रोफेशंस भी हैं। मेरे पापा वकील हैं, इनका अफनान अकाउंटेंट्स, अंकल अफनान अकाउंटेंट्स हैं, अंकल यावर डॉक्टर और शारिफ भाई फिज़िकल थेरापिस्ट। इसके बताने पर ही शौक की हालत में इसे देखने लगी। तो मजाक कर रहे हो? वो इसकी गोल्डन ब्लश आंखों में देखते हुए बेयकीनी से बोली। इसकी हालत देखकर असाम के लब मुस्कुराए। मैं मजाक नहीं कर रहा बेमौला। अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानती, जैसे जैसे जानोगे हैरानी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर वो इसे घूर कर रह गई। आज सुबह बताया था कि हमारी ट्रेनिंग 2 दिन के लिए कैंसिल हो गया। कोई आइडिया है ऐसा क्यों हुआ है? वो टॉपिक बदलकर तजस्सुस से पूछने लगी। हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने कल जो स्टंट किया था, बस इसीलिए अफनान अंकल कोई नया प्लान सोच रहे हैं कि हमें कैसे टॉर्चर कर सकें। तुम्हारे अंकल को हमें टॉर्चर करने के लिए किसी प्लान की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनके खून में शामिल है। वो लब चबाते हुए बोली तो शाम का कहका पूरे कमरे में गूंजा। खैर, जब मेरे पापा किसी काम में मुलविस हों तो इन सबको प्लान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कोई भी काम बगैर प्लॉटिंग के नहीं करते। वजदान का हवाला देने पर हीर ने अपने अचानक से खुश्क होते लबों पर ज़बान फेरी और आहिस्ते से बोली, मेरे पापा बगैर कुछ किए भी ख़तरनाक लगते हैं। पहले मैं सोचती थी अफनान सर ही बस
अफनान सर की ही बस दहशत है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा मुझे यकीन हो गया दहशत की असल डेफिनेशन तो वजदान सर है। ये सब सोचकर अपने नन्हे मुन्ने से दिमाग को परेशान ना क्या करो। ही इज़ अ फेयर मैन एंड वोंट गो एक्सट्रीम ऑन यू, सो रिलैक्स। वो इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात देकर समझाते हुए बोला, बट ही विल बी एक्सट्रीम विद यू, वोंट ही। वो इसकी तरफ देखते हुए परेशानी से बोली, तुम मेरे मसाइल की ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अच्छे से संभाल लूँगा। वो मुस्कुराकर इसे यकीन दिलाते हुए बोला। इससे पहले हीर मज़ीद कुछ कहती इसकी तवज्जो कमरे में दाखिल होती इशाल ने खींची, जो हिसाम को शाल के साथ नाश्ता करते देखकर अपनी जगह ही मुंजमद हो गई थी। फिर जल्दी होश में आई और दरवाज़ा बंद करके कमरे के सेंटर में खड़ी हो गई। हसाम तुम यहाँ कैसे हो? वो नर्वस होती पूछने लगी, जबकि वो इसकी सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी कुर्सी से उठ गया और फिर हीर की जानिब झुका और उसके माथे को अपने लबों से छुआ। अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूँगा, जब भी ज़रूरत हो बोलना। वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहकर शाल की जानिब बढ़ा और इसे इंतहाई सद नज़रों से देखकर वहाँ से निकल गया। हीर शौक से अपने सामने हुए सारे मंजर को देखने लगे, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था हसाम ने अपनी कज़न इशाल को ऐसे ट्रीट किया है जैसे जिसके साथ वो हमेशा नरमी से पेश आता था। क्या हुआ है इशाल, हसाम ने तुम्हें ऐसे इग्नोर क्यों किया? वो बेड से उतरकर इसके करीब जाकर फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर इशाल गहरी सोच से निकलकर होश की दुनिया में। तुम कैसी हो अभी? कल से कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? इससे मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल पूछा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इशाल। वो मशकूक नज़रों से इसे देखती हुई बोली, तुमने क्या पूछा? सॉरी मैंने सुना नहीं। वो अपनी मुस्कुराहट को गहरी करती हुई बोली, तुम्हारे और शाम के दरमियान में क्या हुआ है? वो तुम्हें क्यों इतना कोल्ड ट्रीट कर रहा है? वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल हसाम जैसा। इसकी तरफ से भी जवाब सुनकर वो मासूमियत से आंखें घुमा कर रह गई थी। हम बेस्ट फ्रेंड हैं इशाल, मुझे अजनबियों वाले जोन में ना डालो। चुप करके बताओ आखिर मसला क्या है? और जवाब अब की बार सिर्फ सच होना चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोली, जिस पर वो लंबा सांस खींचकर काउच पर बैठ गई। वो नाराज़ है मुझसे हीर यार, यहाँ तक कि वो शदीद गुस्सा है मुझसे। कल रात जब मैं इससे बात करने लगी तो हमारे दरमियान हुई गुफ्तगू से इसे अंदाज़ा लगाया कि मैं पहले से जानती थी कि हाजिक यहाँ आने वाला है, और ये बात इसे नहीं बताई। और इस बात को वो काफ़ी पर्सनली ले गया। वो समझ रहा है कि मैंने इसे धोखा दिया। कसम से इससे इतनी बार माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन वो इतना हार्ड बंदा है कि इस पर मेरी किसी माफ़ी का कोई असर नहीं। वो कहकर अपना सर हाथों में थाम कर रह गई। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इतना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।